वेलकम बैक एवरीवन। इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे कुछ एमसीक्यूज के बारे में जो कि सीयूईटी एंड एमएससी लाइफ साइंसेज एंट्रेंस एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ क्रैब साइकिल इज। क्रैब साइकिल की क्या इंपॉर्टेंस होती है? प्रोडक्शन ऑफ पायरिक एसिड, प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी थ्रू ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन और प्रोडक्शन ऑफ वाटर। तो इन चार ऑप्शंस में से बताना है हमें कि इंपॉर्टेंस क्या होती है क्रैब साइकिल। तो क्रैब साइकिल की इंपॉर्टेंस होती है कि ये एटीपी का प्रोडक्शन करती है थ्रू ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन रेस्पिरेशन पायरिक एसिड इज। रेस्पिरेशन के अंदर पायरिक एसिड क्या होता है? फॉर्म्ड व्हेन ऑक्सीजन इज अवेलेबल, प्रोडक्ट ऑफ क्रैब साइकिल, या फिर broken down into a two carbon fragment और substrate of crab cycle। तो रेस्पिरेशन के अंदर पायरिक एसिड जो है ये क्या होता है, यानी कि हमें बताना है कि ये कब अवेलेबल होता है या फिर ये क्या प्रोडक्ट या फिर सबस्ट्रेट होता है। तो जो पायरिक एसिड होता है ये होता है ब्रोकन डाउन इनटू टू कार्बन फ्रेगमेंट। ठीक है, ये क्या हो जाता है, टू कार्बन फ्रेगमेंट्स के अंदर ब्रोकन हो जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीपी इज। एटीपी एक प्रोटीन है, एंजाइम विच ब्रिंग ऑक्सीडेशन, या फिर एक मॉलिक्यूल है विद हाई एनर्जी फोस्फेट बॉन्ड्स और हार्मोन है। तो एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसके अंदर फोस्फेट होते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल होता है विद हाई एनर्जी फोस्फेट बॉन्ड्स, इसके अंदर हाई एनर्जी फोस्फेट बॉन्ड होते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन फेज इन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन इज। एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर कॉमन फेज क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है, क्रैब साइकिल होती है, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होता है, या तो टीसीए साइकिल यानी कि ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल होती है। तो एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में बताना है कॉमन फेज क्या होता है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, एरोबिक एंड एनारोबिक के अंदर ये कॉमन फेज शो करता है। राइट आंसर यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया आर एसोसिएटेड विद। माइटोकॉन्ड्रिया इनमें से, इन ऑप्शंस में से किसके साथ एसोसिएटेड होते हैं? सेलुलर डाइजेशन के साथ, प्रोटीन सिंथेसिस के साथ, डीएनए सिंथेसिस के साथ, या फिर सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसके अंदर, इसकी मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेलुलर रेस्पिरेशन के साथ एसोसिएटेड होता है। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज। सेल की एनर्जी करेंसी क्या होती है? ग्लूकोज, एटीपी, प्रोटीन, या फिर फैट्स। तो एनर्जी करेंसी क्या होती है? एनर्जी करेंसी इज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट स्टेप इन द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन इज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का जो ब्रेकडाउन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, तो उसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरेट, क्रैब साइकिल, या फिर ग्लाइकोलिसिस। तो फर्स्ट स्टेप जो है ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन सेलुलर रेस्पिरेशन इज ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, पहले ग्लाइकोलिसिस से जो है ग्लूकोज ब्रेक होता है, फिर जाके वो एंटर करता है नेक्स्ट पाथवे के अंदर। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो होता है कार्बोहाइड्रेट के ब्रेक डाउन के अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन में, ये होता है ग्लाइकोलिसिस। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम्स ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर फाउंड इन। ग्लाइकोलिसिस के एंजाइम कहाँ मिलते हैं? साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, ऑक्सीसोम्स में, एंड राइबोसोम्स। एंड ये जो ग्लाइकोलिसिस होता है ये एरोबिक एंड एनारोबिक के अंदर कॉमन पाथवे होता है। एंड इसके एंजाइम जो है ये कहाँ मिलेंगी? एंजाइम जो है ये पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों के अंदर ही साइटोप्लाज्म के अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। तो ए यहाँ पे राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन पायरेट इज।
कार्बन एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ पायरेट के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं? तो पायरेट के अंदर क्या होते हैं? 3 कार्बन एटम होते हैं। 3 कार्बन एटम यहाँ पे पाए जाते हैं पायरेट। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन इज। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और फॉर्मेशन ऑफ एनएडीएच ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, या फिर फॉर्मेशन ऑफ एफएडी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन के अंदर क्या होगा यहाँ पे? इन ऑप्शंस में से एटीपी की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, और इसी को क्या बोला जाता है? ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन बोला। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूमरेज एंजाइम कन्वर्ट। फ्यूमरेज एंजाइम क्या कन्वर्ट करता है? सक्सिनिक एसिड टू फ्यूमरिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड टू मैलिक एसिड, या फिर फ्यूमरिक एसिड टू मैलिक एसिड, या फिर फ्यूमरिक एसिड टू ऑक्सैलो सक्सिनिक एसिड। तो फ्यूमरेज जो है ये क्या करते हैं? फ्यूमेरिक एसिड टू मैलिक एसिड, ठीक है, फ्यूमेरिक एसिड टू मैलिक एसिड में कन्वर्ट करता है। फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड के अंदर फ्यूमरेज एंजाइम कन्वर्ट करता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस इज। ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? 2 मोलिक्यूल ऑफ एसिटाइल को ए, या तो 2 मोलिक्यूल ऑफ पायरेट, 1 मोलिक्यूल ऑफ पायरिक एसिड, या फिर 1 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सैलो एसीटेट। तो इसके अंदर क्या होता है? एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस ये होता है 2 मोलिक्यूल ऑफ पायरेट। पायरेट के यहाँ पे 2 मोलिक्यूल बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस व्हिच आयन हेल्प्स इन द एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ द हेक्सोकाइनेज। ग्लाइकोलिसिस जब होती है, ग्लाइकोलिसिस के टाइम पे जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है हेक्सोकाइनेज की, तो उसके अंदर कौन सा आयन यहाँ पे हेल्प करता है? मैग्नीज, कॉपर, आयरन, या फिर मैग्नीशियम। तो इसके अंदर कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, फिर कौन सा आयन हेल्प करता है? हेक्सोकाइनेज की एक्टिविटी, हेक्सोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि ग्लाइकोलिसिस में इन्वॉल्व होता है, एंड इसकी एक्टिविटी के लिए कौन सा यहाँ पे आयन की रिक्वायरमेंट होती है, हेल्प करता है? यहाँ पे आयन होता है यहाँ पे मैग्नीशियम 2+, यानी कि मैग्नीशियम आयन, यहाँ पे डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट इज। जो फैट के ऑक्सीडेशन से एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसकी अमाउंट कितनी होती है? लेस देन दैट प्रोड्यूस्ड बाय प्रोटीन्स, की प्रोटीन से जो प्रोड्यूस होती है उससे कम होती है, या तो कार्बोहाइड्रेट से प्रोड्यूस्ड लेस देन दैट द प्रोड्यूस्ड बाय द कार्बोहाइड्रेट, जितनी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस होती है उससे कम होती है, या तो इक्वल टू द प्रोड्यूस्ड बाय द कार्बोहाइड्रेट, या तो जो कार्बोहाइड्रेट यानी कि जो अलग अलग मेटाबॉलिज्म के पाथवे चलते हैं ग्लाइकोलिसिस वगैरह, उनके अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वही जो फैट का ऑक्सीडेशन होता है उससे रिलीज होती है इक्वल, या फिर मोर देन दैट प्रोड्यूस्ड बाय एनी अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, या फिर किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से ये ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करती है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। राइट आंसर यहाँ पे होगा डी, मोर देन दैट प्रोड्यूस्ड बाय एनी अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बहुत ज्यादा धीरे धीरे इनका ऑक्सीडेशन होता है, तो इसलिए जो है कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा प्रेफर किए जाते हैं। तो डी इज द राइट आंसर। 3 कार्बन पायरेट चेंजेस 2 कार्बन कंपाउंड बाई। 3 कार्बन पायरेट जो है ये 2 कार्बन कंपाउंड के अंदर कैसे चेंज होगा? कार्बोक्सिलेशन के थ्रू, डिकार्बोक्सिलेशन के थ्रू, रिडक्शन, या फिर डिहाइड्रेशन के। तो यहाँ पे ये सिंपली 3 कार्बन जो है 2 कार्बन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है डिकार्बोक्सिलेशन की वजह से, ठीक है, एक यहाँ पे रिमूव हो जाता है डी, यानी कि यहाँ पे रिमूव होना, तो यहाँ पे क्या होता है? डिकार्बोक्सिलेशन होता है। बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ तक हमने कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, एंड वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।